हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछे गए प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप भी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर यूपी बीएड में पूछे गए 2013 से 2020 तक के प्रश्न पत्र हल कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सामान्य हिंदी के प्रश्न हल कराने वाला हूँ। सामान्य ज्ञान का प्रश्न मैंने हल करा दिया है। रीजनिंग, कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के प्रश्न आगामी वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 है। इसमें कह रहा है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे लक्षणा कहते हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है कि पंकज शब्द है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, योग रूढ़ है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहा है कि वर्णवृत्त या वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं। वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में 3 आधार होते हैं। स्पष्ट है कि वर्णिक छंदों के 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है। कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 57 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है? कह रहा है कि मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें दिया है कि सिर पर धारण करने योग्य, तो इसको क्या कहा जाता है? सिर पर धारण करने योग्य को शिरोधार्य कहा जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों कि शक्ति का उपासक, जो शक्ति का उपासक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शाक्त कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कह रहा है कि अवधि का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से, राजस्थानी से। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवधि का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, तत्सम शब्द जो है धर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नाच और आंसू जो है तद्भव शब्द है और कैंची जो है वो तुर्की शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें खीर जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खीर का
तत्सम जो होता है वो क्षीर होता है, और बाकी सभी जो है घनिष्ठ, उदय और अग्नि ये तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि 61 है। इसमें कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर त, थ, द, ध व्यंजन हैं। तो दोस्तों त, थ, द और ध ये सभी क्या है? दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धोबी का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कह रहा है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों जब हम यद्यपि का संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है यदि और प्लस अपि। तो जब ई, उ और री के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई, उ का ड़ हो जाता है और री का र हो जाता है, इसे ही यड़ संधि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी गय प्लस अक यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ए, ऐ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अब और आव हो जाता है, इसे ही अयादि संधि कहते हैं। जैसे गायक का हमें संधि विच्छेद करना है तो ये हो जाता है गय प्लस अक, गय प्लस अक। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 66 नंबर कह रहा है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी में कारकों की संख्या जो है वो 8 होती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन से कारक हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये जो है आपके 8 कारक होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा कि वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें कह रहा है कि यशोगान शब्द की रचना हुई थी। दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि द्वारा, ये जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यश और प्लस गान जब हम जोड़ेंगे तो हो जाता है यशोगान, यानी कि यशोगान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश प्लस गान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है, वीर रस है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका
वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। कह रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। कथन है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि ये हिंदी के आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक, कथाकार एवं कवि थे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी केशव दास निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो है कबीर दास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है भक्ति काल। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है। तो वो है पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। इसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोधूली का अर्थ है, गोधूली का अर्थ है ऑप्शन उसमें 4 दिया हुआ है, आपको उसमें बताना है। गायों का निवास स्थान, गोपथ, संध्या और रात के बीच का समय, धूल में भरा हुआ। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी संध्या और रात के बीच का समय जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। कह रहा है कि अगोचर, अगोचर को क्या कहा जाता है? आगे चलने वाला, जो आँखों से दिखाई न दे, दृष्टिहीन, विचरण न करने वाला। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगोचर का अर्थ होता है जो आँखों से न दिखाई दे। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 और 81 के लिए निर्देश दिया हुआ है और निर्देश इस प्रकार से है। कह रहा है कि दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कोई एक ही ऑप्शन जो है सही है और प्रचलित कहावत है। तो उस प्रचलित कहावत का जो है हमें चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए, भजन करते समय कपास काटने लगे। बी, ईश्वर भजन को कपास ले जाना। सी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। डी, ईश्वर भजय सो कपास ओटे। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक ही प्रचलित कहावत है, उसका हमें चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ कैसे जाए गंगू तेली,
राजा भोज के सामने क्या बेचे गंगू तेली। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 82 और 83 के लिए, और निर्देश इस प्रकार से है, कह रहा है कि दी गई लोकोक्तियों का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, दिया हुआ है लोकोक्ति तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी कि इसका हमें अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, ये जो है आपका लोकोक्ति दिया हुआ है और इसका अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। फर्स्ट में है नहाते समय कपड़ा निचोड़ते जाना, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, नंगा नहाते समय किसे निचोड़ेगा, नंगा नहाने से पहले निचोड़ने नहीं पड़ते। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले आपके लिए निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 84 एवं 85 के लिए। तो निर्देश इस प्रकार से है, कह रहा है कि प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो मुहावरा दिया हुआ है उसका जो है विकल्पों में से एक ही विकल्प सही है, उसका जो है हमें चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि घी के चिराग जलाना। दोस्तों इसका हमें अर्थ बताना है कि घी के चिराग जलाना का अर्थ क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि घी के दियों से उजाला करना, घी से हवन करना, वातावरण को सुगंधित बनाना, खुशी मनाना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। घी के चिराग जलाना का अर्थ होता है खुशी मनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें मुहावरा दिया हुआ है कि 9 2 11 होना, इसका आपको अर्थ बताना है। वृद्धि को प्राप्त होना, भाग जाना, 9 में 2 जोड़ने पर 11 हो जाता है, किसी काम ना आना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी भाग जाना जो है वो सही है। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 2013 से 2020 तक के प्रश्न पत्र हल करवाने वाला हूं, अतः आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। 2020 के मैंने सारे प्रश्न पत्र जो है हल करवा दिए हैं और अब 2019 का स्टार्ट कर दिया हूं। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो दोस्तों पुई जो है वो शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होता है वो पुण्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वांगमय जो है वो शुद्ध वर्तनी है। कह रहा है कि सुरपति का अर्थ है। दोस्तों सुरपति का अर्थ जो है इंद्र होता है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है चालाक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी सभी प्रजापति, इंद्र और विधाता जो है चतुरानन का पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें कह रहा है कि यथा स्थान में समास है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि अवयवी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ,
अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यसा, यावत। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है अभिजात शब्द जो है विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 कह रहा है कि गणिका का पर्यायवाची है। तो दोस्तों गणिका का पर्यायवाची जो है वेश्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि भवितव्यता का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नियति, भवितव्यता का पर्यायवाची जो है नियति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कह रहा कि अंतर्मुखी का विलोम है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि उदात्त का विलोम है। तो उदात्त का विलोम जो होता है अनुदात्त होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ, स्र क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों ये छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कह रहा है कि चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि चरण या पाद जो है छंद के अनिवार्य संघटक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर के 100 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है और निर्देश इस प्रकार से है। कह रहा है कि 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही वर्तनी होगा, अंतर्विरोध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी आपका 4 वर्तनी दिया हुआ है, प्रतिनिधायन, प्रतिनिधायन, प्रतिनिधेयन, परितनिधान। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रतिनिधायन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है और सही वर्तनी वाला शब्द जो है चुनना है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रागैतिहासिक, प्राकृतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, प्रागैतिहासिक होता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।